अनुष्का जी, प्लीज स्टार्ट द सेशन. Yes. Sir, I'm now audible. You're completely audible, Anushka. You can start the session. Thank you, sir. Yes, sir. So hi everybody. I hope आप सब अच्छे होंगे and good evening. तो आज का जो सेशन है वो है how to manage income के ऊपर. तो before we begin, I would like to invite Radha ma'am for a brief introduction. Over to you. अनुष्का जी, मैं कर देता हूँ. आई थिंक राधा जी शायद सुन नहीं पा रही. Hello. तो यस, राधा, यू कैन स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. Yeah. Yes. Good evening, everyone. Rishabh Jindal is a chartered accountant with over 7 years of experience in audit and accounting. He currently serves as a partner at VG HSR and Associate LLP, where he is specialized in auditing and GST matters. His extensive experience in these areas allows him to provide expert solutions to clients across various industries. Sobha Bhashin, an entrepreneur and educator with an experience of 32 years in the field of education. She worked in various public schools in Delhi before she joined Dhyan International School as a biology teacher, from where she took her VRS. During her school tenure, she was awarded for her good performance a number of times. She also assisted in Atal Tinkering Lab, which is a mention set up by Niti Aayog for transforming the innovation and entrepreneurship ecosystem in the country. She is a trained classical dancer, Odissi, and had been a sports person with many awards under her belt. She is also an avid sitar player. She has been an integral part of Saksham Bharati right since its inception. And thank you, and it's over to you, Abhishek ji. Anushka ma'am. Thank you, ma'am. Uh, so I think हम सेशन शुरू कर लेते हैं. तो ऋषभ सर, थैंक यू सो मच फॉर joining. Thank you so much. थैंक यू सर. तो सर आई थिंक सबसे पहला जो पॉइंट जो दिमाग में आता है हाउ टू मैनेज योर इनकम पे, वो ये है कि हम अपने बड़ों से काफ़ी बार सुनते हैं कि हमें सेव करना चाहिए. जब पैसे मिलते हैं, हम काम करते हैं, जब हमको इनकम मिलती है तो हमें उसको सेव करना चाहिए. तो सेविंग पे मतलब हम कैसे कर सकते हैं? और हम जैसे यंग जो जनरेशन है, जैसे मैं 22 साल की हूँ, तो मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जो सेशन में ज्वाइन किए हैं, तो हम सब कैसे करना चाहिए, क्या स्टेप्स करना चाहिए हम सब? देखिए, पैसा कमाना एक चीज हो जाती है, उसको सेव करना एंड देन उसको इन्वेस्ट करना वो एक दूसरी चीज हो जाती है. सेविंग हम सब कोई कर सकते हैं, बट सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इन्वेस्टिंग क्या होता है. राइट, तो इन्वेस्टिंग इज बेसिकली पुटिंग योर मनी जहां से आप उसको ग्रो करा सकें, जहां पे आपको उम्मीद हो कि वो पैसा बढ़ पाएगा. इट इज सिंपली लाइक यू प्लांट अ सीड. आपने एक पौधा लगाया है और कल को उस पौधे से वो पेड़ बनेगा और वो पेड़ से फल आएंगे. राइट. इन्वेस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स इस तरीके के हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा डाल सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या इवन कोई एक ऐसी स्किल सीखना जिससे आप पैसा कमा सकें, वो भी इन्वेस्टिंग ही होता है. राइट. अब सेविंग आपका पैसा सेफ रखता है, सेविंग कीप्स योर मनी सेफ, बट इन्वेस्टिंग हेल्प्स कि उस पैसे को बढ़ा सके. अगर आज की डेट में आपने 100 रुपए बचाए हैं, वो 100 रुपए से आज जो आप चीज खरीद सकते हैं, 1 साल बाद उस 100 रुपए से वो नहीं खरीद पाएंगे.
क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 रुपए की चीज 105 रुपए हो चुकी होगी। अगर आपने अपने वो पैसे बैंक में नहीं रखे हैं, इवन आपने अपने पास ही रखे हैं, तो वो 100 रुपए आपके 100 रुपए ही रहेंगे। कल को आप उसी 100 रुपए से वो चीज नहीं खरीद पाए। उस चीज को, इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टिंग करी जाती है। इस इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि आप उस 100 रुपए को इन्वेस्ट करेंगे और उस 100 रुपए को आप 110, 120, 105 भी बना सकते हैं। जो आपका पार्ट था क्वेश्चन का, हाउ शुड यंग पीपल बिगिन विद, किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो उसके बेसिक्स लर्न करें, सबसे पहला स्टेप होता है। देन सेविंग स्मॉल अमाउंट्स मंथली, कि हर मंथ एक स्पेसिफिक सम आप सेव करें, उसको आप इन्वेस्ट करें। अगर आपने अर्निंग शुरू कर दी है और आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है एसआईपी का, या आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी डालें। ऑब्वियसली उन किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, एसआईपी का काम कैसे, एसआईपी कैसे होती है, क्या किस तरीके से काम करती है, कितने रुपए से हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, ये सब आगे के क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट सबसे पहला स्टेप होगा सेव करना, देन उसको इन्वेस्ट करना। तो सर इससे अगला सवाल ये आता है, जैसे हमने जान लिया कि इन्वेस्टिंग होता क्या है, अब हम समझ गए कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो अब ये सवाल आता है कि जैसे मैं हूँ या कोई और है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या उसके पास क्या सही, मतलब कौन सा सही तरीका इन्वेस्टिंग का चूज करना चाहिए? ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना होगा, इन्वेस्टिंग के बारे में आपको जानना होगा किताबों से। और अब क्योंकि चीजें एडवांस हो चुकी हैं, तो बिगिनर की फाइनेंस वीडियोस भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको समझना होगा सिप क्या होता है, एसआईपी होती क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये चीजें काम कैसे करती हैं। एक कोई भी एक छोटा सम भी अगर आप मंथली इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, इवन वो सम 500 रुपये भी हो सकता है, उससे भी आप अपनी सिप शुरू कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आपको ये समझना होगा कि सिर्फ 500 रुपये से मैं कैसे इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। मैं शेयर, अगर किसी कंपनी का शेयर ही 1000 रुपए का है, तो मैं उसमें कैसे इन्वेस्ट करूंगा। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक आप नहीं है जो 500 रुपये लगा रहे हैं, आपके साथ में 10,000 लोग और हैं जो 500 रुपये लगा रहे हैं, और उससे वो पैसा 50 लाख रुपए हो जाता है। कंपनी उस पैसे को, 50 लाख रुपए को, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में, अलग अलग मार्केट्स में, डेट में, इक्विटी में, शेयर्स में, अलग अलग चीजों में डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करती है। और उसके थ्रू अगर वो 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए होते हैं इन्वेस्ट करने के बाद में, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, उसी तरीके से आपके जो 500 रुपए थे वो 600 रुपए हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी, आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा, किताबें पढ़नी होंगी इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बेसिक्स के बारे में, वीडियोस देखनी होंगी फाइनेंस के बारे में, किस तरीके से मॉडल्स काम करते हैं, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। उसके थ्रू आप शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। एंड सर एक चीज़ और भी, जैसे हम बहुत सुनते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इसके बारे में अगर, मतलब हम इसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो मैंने बहुत सुना भी है कि बहुत लॉस भी हो जाता है, बहुत लोग पैसे भी गवा देते हैं उसमें, और बहुत हम्म, प्राइसेस भी बहुत तुरंत बढ़ते हैं, तुरंत घटते भी है, तो उसको जी उसमें भी। जी, देखिए सबसे पहले कहीं पे भी इन्वेस्टिंग का ऑप्शन चूज करने से पहले कि इन्वेस्टिंग में मेरे लिए क्या सही है, आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब अपने पास अपने आप से पूछने होंगे, विच वुड बी कि मुझे पैसा कितने टाइम तक के लिए लगाना है। अगर आपके पास में 50,000 रुपए हैं और आपके पास में वो 6 महीने के लिए आपके पास अवेलेबल है, तो आप ऐसी जगह नहीं डाल सकते जहां पे आपको रिटर्न आने की उम्मीद 2 साल के बाद है। ठीक है, आपको इस जगह डालना होगा जहां पे आपको लिक्विड फॉर्म में रहे, आप उसको इंस्टेंटली बेच पाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपको सेफ्टी चाहिए अभी या ग्रोथ चाहिए, बिकॉज इट वुड बी बेस्ट कि अगर दोनों ऑप्शन एक साथ हो जाते, सेफ्टी भी होती और ग्रोथ भी होती, वो तो बेस्ट सिनेरियो हो जाता। बट एक बैलेंस हमें ढूंढना होता है कि इस टाइम हमें सेफ्टी की जरूरत है, तो सेफ्टी के लिए फिर फिक्स डिपॉजिट आ जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। अगर हमें ग्रोथ की उम्मीद होती है कि हमें अभी ग्रोथ चाहिए,
तो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन में आ जाते हैं, मेरे पास हमारे पास शेयर मार्केट ऑप्शन में आ जाती है। फिर आ जाता है कि मार्केट के अप एंड डाउन आप हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप हैंडल कर सकते हैं, अगर आपकी हाई रिस्क कैपेसिटी है लेने की, तो आप शेयर मार्केट यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि वॉर के टाइम पे शेयर मार्केट में कंटिन्यूस अप एंड डाउन आए हैं। ठीक है, तो वो अगर आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है उस पैसे को होल्ड करके रखने का, तो आप उसको शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप उस पैसे को गवा देंगे, क्योंकि आपको इमरजेंसी में निकालने पड़ेंगे पैसे। और पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग कभी भी शेयर मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। जो दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में था कि शेयर मार्केट में रिस्क तो ऑब्वियसली है, तो उसका एक मेथड होता है डाइवर्सिफिकेशन का। कभी भी सारा पैसा एक जगह ना डालें। अगर आपके पास में 50,000 रुपए हैं, आप हम मान लेते हैं आपको 10,000 रुपए की मंथली एक से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो आप 10,000 रुपए सिर्फ एक फंड में नहीं डालें। आप 2500 के 4 फंड सेलेक्ट करें। रिसर्च करें उन फंड्स के बारे में, किस तरीके की कंपनीज में वो पैसा डाल रहे हैं। आपको जानना होगा कि वो मिड कैप में डाल रहे हैं या स्मॉल कैप में डाल रहे हैं या लार्ज कैप में डाल रहे हैं, बॉन्ड्स में है, म्यूचुअल अपना शेयर मार्केट में है, तो इक्विटी ओरिएंटेड कितना पार्ट रहेगा। ये बहुत सी चीजें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जाननी पड़ती हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने फंड सेलेक्ट कीजिए। पहले के रिटर्न्स गारंटी नहीं देते कि वो आगे भी उतनी ही रिटर्न देंगे, बट इट इज एन इंडिकेटर कि हाँ, पहले इस फंड ने इतनी ग्रोथ करी है, तो आगे भी ये कर सकता है, इट हैज द कैपेसिटी। किस कंपनीज में ये पैसा डाल रहे हैं, वो कंपनीज किस तरीके की हैं, उन कंपनीज के बारे में किस तरीके की न्यूज़ चल रही हैं, उस चीज पे जरूर डिपेंड करता है। तो अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वुड बी कि इन्वेस्ट स्लोली एवरी मंथ। म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का प्लान कीजिए। कि शॉर्ट टर्म के अगर आपको करना है तो फिर आपको कुछ और सोचना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे। राइट, एंड मार्केट के फॉल्स में मतलब मार्केट जब गिर रही होती है, उस टाइम आपको पेशेंस रखना होगा, एकदम पैनिक नहीं होना है। आपको आपको उसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना होगा, क्या अगर अभी मार्केट गिर रही है तो मैं इसमें और पैसे डालूं या नहीं डालूं। ये दोनों ही क्वेश्चन जरूरी हो जाते हैं कि अगर मैं पैसे तो डाल रहा हूँ बट वो फिर दोबारा गिर जाता है। वी ऑल हैव द लिमिटेड फंड्स ना, हमारे पास पैसे तो लिमिटेड ही हैं। मैंने पैसे डाल दिए, वो फिर गिर गए, देन अगेन तो क्योंकि बढ़ेगा तो फिर वो नीचे से, अब कितना बढ़ता है वो एक ऑब्वियसली चीज हो जाती है। ठीक है, और सबसे जरूरी, लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानिए, पढ़िए, समझिए कंपनीज कैसी हैं, शेयर्स कैसी हैं। इट इज बेसिकली लाइक क्रॉसिंग द रोड। अगर आप रोड क्रॉस करते हैं, आप दोनों साइड देखते हैं कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, सब चीजें ठीक हैं, तब आप क्रॉस करते हैं। ब्लाइंडली रोड क्रॉस नहीं करनी होती। दैट इज द बेस्ट सिनेरियो कि आप अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करें। यस। ऐसा जैसे अभी हम सब जितने भी सेशन में हैं, हम बहुत सारे बच्चे भी हैं इसमें, तो जैसे हम बहुत सारे लोग अभी नौकरी के स्टेज में जाएंगे, जॉब में अभी जाने वाले होंगे या कर भी रहे होंगे। तो एक चीज़ और जो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि काफ़ी बार बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप लेट इन्वेस्ट करते हैं तो शायद उससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो आपको शायद जल्दी शुरू करना चाहिए। तो और अगर जल्दी भी करना चाहिए तो कितना जल्दी शुरू हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी हम या तो नौकरी में जाने वाले होंगे या शुरू करेंगे अभी, तो क्या कैसे हम्म, करना चाहिए सर? देखिए, एक बात कही जाती है, बेस्ट डे वाज फॉर इन्वेस्टिंग वाज यस्टरडे। और ये सबसे कही जाती है। इसका मतलब है कि आपको शुरू इन्वेस्टिंग कल से कर देनी चाहिए थी, बट इट्स नेवर टू लेट। जब आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, अगर आप अर्न करना शुरू कर चुके हैं और आप सेव कर सकते हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए, तो आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड।
देखिए, अगर हम अ, अगर कोई पर्सन है जिसकी 35 ईयर्स एज है और वो 2500 रुपये मंथली इन्वेस्टिंग शुरू करता है, आज से शुरू कर रहा है, 25 ईयर्स के लिए शुरू कर रहा है, तो 60 ईयर्स के टाइम पे तक वो 7.5 लाख रुपए उसने दिए होंगे अब तक। अब अगर हम रेट इंटरेस्ट का जो अर्निंग का जो रेट है वो केवल 10% भी एज्यूम करते हैं, जो कि एक 25 ईयर्स के पीरियड में इनफ और मिनिमम माना जाता है कि 10-11% तो कोई भी चीज हमें, अगर हम 25 ईयर्स इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो दे देगी। तो 60 ईयर्स की एज में उसके पास अमाउंट होगी 33 लैक्स की। वहीं अगर उन्हीं का कोई छोटा भाई है जो उनसे 10 साल छोटा है और उसने भी साथ में ही शुरू करा जब 25 साल की उम्र थी उनकी, और उसने भी सिर्फ 25 साल ही दिए हैं, तो उसने भी 7.5 लाख रुपए दिए हैं, जब वो 50 के होंगे तो 33 लाख रुपीज उनके पास भी होंगे। बट अगर वही चीज वो इन्वेस्टेड रखते हैं 10 साल और, मतलब कि जब वो भी 60 ईयर्स के होंगे, तो उनका वही पैसा 33 लैक्स जो था वो 86 लैक्स हो जाएगा। दोनों भाइयों ने सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही दिए हैं, बट डिफरेंस इज ऑफ 53 लैक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले दिए हैं। ठीक है। अब वहीं उसमें अगर जो दूसरा भाई है वो पहले शुरू कर देता तो उनके साथ भी यही होता। ठीक है। अब अगर एज्यूम करते हैं कि ये रिटायरमेंट के लिए इन्होंने प्लान करा था, तो 86 लैक्स उनके पास हैं, जो जिनकी 25 साल की एज थी। अगर हम मंथली माने उसने सिर्फ 2500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करे हैं, और अगर हम माने कि उसने 60,000 रुपीज मंथली स्पेंड करना चाहता है वो, तो 7.5 लाख रुपए, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले साल 7.5 लाख है, फिर 7 88 है, फिर 8,26,000 है, हर साल 5% बढ़ा रहा है वो अपना खर्चा। तो इन्फ्लेशन भी हम उस हिसाब से कंसीडर करें, और अर्निंग रेट 10% ही रखें जो हमने पहले माना है, तो भी उनका जो फंड है वो 88 लैक्स, 89 लैख, 91 लैख, 10 साल बाद भी वो 90 लैख रहेगा। ही हैज विड्रॉन अमाउंट ऑफ रुपीज 94 लैक्स। उन्होंने 94 लैख खर्च कर दिए हैं अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट में से, उसके बावजूद उनके पास 90 लाख रुपीज स्पेंड करने के लिए बच रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली। राइट। अगर हम इसी रेट को 12% भी कंसीडर कर लें तो ऑब्वियसली वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इट इज जस्ट बेसिकली सिंपल मैथ। राइट। जस्ट अ सेकंड। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि पैसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्ट कर देना शुरू करना चाहिए, सेव करना उतनी जल्दी शुरू करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अभी अर्न करना शुरू कर रहा है या करेगा, तो बेस्ट डे वुड बी आज से, अभी से आप शुरू करें इन्वेस्टिंग करना। 500 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आप उस पर्सन के कंपैरिजन में जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आप उससे एक टाइम के बाद में बहुत ऊंचे लेवल पे बैठे। सर एक चीज़ और आती है जैसे कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं, जैसे कि घर लेना और ये सब चीज़ें, ये आज के डेट में कितना रेलेवेंट हो सकता है? क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो कार भी आजकल, लोग, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो रेंट पे ले लेते हैं कि कुछ टाइम यूज़ करके फिर चेंज कर लेते हैं। तो आजकल जी। ऐसा भी मैं बहुत देख रही हूँ। तो इस मतलब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को लेके हम कैसे उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं? जी। देखिए, अगर क्योंकि आजकल ये बड़ा चल रहा है कि घर लेना इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर अगर आप लेते हैं तो लोग उसको एसेट भी नहीं बोल रहे हैं, आजकल आजकल उसको लायबिलिटी बोल रहे हैं। और घर लिया है उस बंदे ने, अपनी 20, 30, 40 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करें, उसके बावजूद उसे लायबिलिटी बोला जा रहा है, ऐसा क्यों? अगर हम उस चीज को समझें, एसेट क्या है? जहां से आपको पैसा बढ़ने की उम्मीद हो, पैसा आने की उम्मीद हो। राइट। लायबिलिटी वहां जहाँ पे खर्चा होगा, जहाँ पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अब घर लेने के पर्पस दो हो सकते हैं। फर्स्ट वुड बी कि वो उसमें खुद रहेंगे।
सेकंड वुड बी उसको रेंट पे देंगे। अगर कोई पर्सन खुद रहता है तो अब उसको ईएमआई देनी होगी अगर उसने लोन लिया है। अगर उसने लोन नहीं लिया तो उसका एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट उनके इन्वेस्ट हो गया। राइट। सेकंड थिंग, प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको हम हाउस टैक्स भी बोलते हैं, वाटर टैक्स, रिपेयर मेंटेनेंस, जो कि कंटिन्यूस खर्चे हर साल उनके होंगे। राइट। सो घर लेना कब चाहिए, ऑब्वियसली सब पर्सन का अपना एक वो होता है, बट अगर आपकी एक स्टेबल इनकम है, एक ईएमआई आप सेफली रीपे कर सकते हैं, और आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए घर चाहिए, तो आप घर लें। अब एज्यूमिंग कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ जो इस तरीके की जॉब में है कि उनका 6 महीने में, साल भर में या 2 साल में उनको शिफ्ट करना पड़ता है। अब अगर वो कोई ऐसा पर्सन घर ले लेता है तो उनको उस घर का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो जहाँ जाएंगे उन्हें वहां पे भी रेंट देना पड़ेगा। राइट। तो उस चीज का कोई उनको फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, ऑब्वियसली अब वो अगर रेंट, जब उस घर पे नहीं रह रहे होंगे, वो उसको रेंट पे दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जहाँ प्रॉपर्टी ली है वहां पे रेंट यील्ड क्या चल रही है। तो ये उस चीज पे आ जाएगी बात। तो अगर रेंट पे लेना कब सही होगा, जब जॉब चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, या फिर घर के प्राइसेस टू मच हाई हैं कि आप ईएमआई उतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर ईएमआई स्ट्रेसफुल रहेगी तो उस चीज को घर लेने के लिए कोई फायदा नहीं है। जो दूसरी बात आपने बोली कि कार लोग आजकल रेंट पे ले लेते हैं क्योंकि उनको, तो वो डिपेंड कर जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है, वो ओकेजनली उनको कभी कभी कार चाहिए, तो उनको गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं है सच। आज की डेट में ओला, उबर, इस तरीके की बहुत एप्स हैं, वो आप इंस्टेंट चीजें एसेसिबल हैं। तो इट डिपेंड्स कि उस सबकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस बेसिस पे ही आपको उस चीज को कंसीडर करते हुए ही इन्वेस्ट करना चाहिए इन हाउस, इन कार्स और इन एनीथिंग। सर एक चीज़ और जो मुझे लगता है हमारी जनरेशन काफ़ी देख रही होगी, एंड आई थिंक आई एम श्योर पार्टिसिपेंट्स भी शायद जानते होंगे इसके बारे में, जो कि साइड इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। जी। तो आई थिंक मैं एक बार पार्टिसिपेंट से हम पूछ सकते हैं क्या, इफ़ पॉसिबल, कि आप में से किसी को पता है साइड इनकम के बारे में या पैसिव इनकम के बारे में, कभी आपने सुना हो तो? आप में से अगर किसी ने कभी सुना हो तो आप बता सकते हैं, या आप में भी इफ़ यू वांट तो आप चैट बॉक्स में भी वो मेंशन कर सकते हैं। तो साइड इनकम के बारे में सर हम उसको कैसे मतलब देख सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है हमारी जनरेशन काफ़ी ये सडन ग्रोथ देख रही है, और काफ़ी देखने को मिल रहा है आजकल, मतलब बहुत बोलते हैं कि आपके पास एक साइड इनकम होनी चाहिए। तो साइड इनकम, पहली बात तो ये हो जाएगा कि साइड साइड इनकम होती क्या है, और उसको हम कैसे देख सकते हैं। साइड इनकम बेसिकली है जो, आप अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा आप क्या अर्न कर पा रहे हैं। अगर आपका पैसा खुद ब खुद पैसा कमा सकता है तो उसको हम पैसिव इनकम, साइड इनकम बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है या कहीं पे भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, वो होता है घर का। आपने घर खरीदा या लोन पे लिया, और उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि रेंटल इनकम ही इतनी आ जाती है कि उसकी ईएमआई आराम से निकल जाती है, या फिर अब बहुत एक छोटा अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ओवर द पीरियड लोन आपका खत्म हो जाता है, रेंटल आपका बढ़ता रहता है, कोई 5%, 10% के हिसाब से, और आपकी पैसिव इनकम खुद ब खुद जनरेट हो रही है। आपको उसमें कुछ नहीं करना। आपको ऑब्वियसली छोटा मोटा रिपेयर है या ये चीजें हैं, वो छोटी मोटी चीजें हैं। आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है। वो होती है हमारी पैसिव इनकम। साइड इनकम बहुत लोग फ्रीलैंसिंग से, ट्यूशन से, या ऑनलाइन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट से भी कमा रहे हैं आज की डेट में। आज की, क्योंकि आज की डेट में इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक पैसिव इनकम। वो एक्चुअली क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग एक
फुल टाइम जॉब खुद ही हो जाती है. इट वॉन्ट बी क्लासिफाइड एज पैसिव इनकम, बट इट इज अ ग्रेट सोर्स टू अर्न इनकम. बिकॉज आज की डेट में अगर आपके पास में अच्छे कंटेंट आप बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो यू कैन अर्न वेरी इजीली, राइट. सो सॉरी फॉर पैसिव इंटरप्टिंग इनकम यू इन ऑब्वियसली. बिटवीन सर। आपकी स्क्रीन थोड़ी रोटेट दिख रही है यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड. यस सर, इट इज क्लियर। ओके, इज इट ओके नाउ? यस सर, इट्स फाइन। या. सो अगर हम बात करें कि जो ये पैसिव इनकम की, तो teaching से या ट्यूशन से भी आजकल काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं. तो इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि यू डोंट हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ इन अर्निंग दिस इनकम. एंड अगर आप क्योंकि आप एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, या बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या प्रोफेशनली जिस भी चीज में इन्वॉल्व हैं, और साइड में एक आपकी एडिशनल इनकम जनरेट हो सकती है, तो आप एक अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं ओवर द पीरियड, जो कि आपको आगे बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है. आपको घर लेना है, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, इमरजेंसी फंड क्रिएट करनी है, बहुत सी चीज़ें इस तरीके की होती हैं जिनमें आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि फाइवर, अपवर्क, आजकल ये बहुत चल रहे हैं कि इस पे लोग अपने जी. प्रोफाइल बनाते हैं और अपना अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या मतलब किस चीज़ में अच्छे हैं, अगर वो लिखने में अच्छे हैं या किसी और चीज़ में अच्छे हैं, तो उस हिसाब से वो अपना उसमें पैसे कमा सकते हैं. तो ये सारी जो वेबसाइट्स होती है, ऐप्स होती है, ये कहाँ तक हम इस पे रिलाई कर सकते हैं साइड इनकम के साइड इनकम के लिए? जी. देखिए, अगर किसी जो पर्सन है उसके पास स्किल्स हैं, अगर उसके पास में मान लीजिए ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग की, राइटिंग की, या फिर अपना वीडियो एडिट की, इस तरीके की स्किल्स हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फिवर या अपवर्क, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपको अकॉर्डिंगली असाइनमेंट मिल सकते हैं, और एक बार आप शुरू कर लेते हैं. ऑब्वियसली शुरुआत में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यू हैव टू गेन ट्रस्ट ऑफ द पीपल. आपको जब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, तो वो नहीं एकदम से आते हैं. धीरे धीरे आप अपना आपका एक प्रोफाइल बनता है, आपकी एक स्टैंडिंग बनती है एक चीज पे, तो अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से फिर काम मिलता है. तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं. ऑब्वियसली सब चीजों में एक आपको कॉशियस माइंड जरूर रहना होता है, कि कोई किसी तरीके का आपके साथ में फ्रॉड ना हो, किसी तरीके की कोई अलग कुछ और चीजें ना हो. तो वो एक जरूर हमेशा रहेगा वो, क्योंकि इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे हमें अपना माइंड अप्लाई कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा. तो वो एक इंटरनेट की ही डिफॉल्ट फंक्शन है जो हमें यूज करनी होगी. So that is all कि हाँ, obviously these kind of platforms are very relevant and accordingly reliable too, because these are being developed accordingly. सर एक सवाल है जैसे कि एक मतलब एक टाइप का सिचुएशन जैसे आता है, वैसे तो हम ज़्यादा सोचते नहीं है, बट इमरजेंसी फंड जो होता है हम उसके बारे में मुझे लगता है हम उतना सोचते नहीं, हमें लगता है कि बाद में अगर कुछ होता है तो देख सकते हैं. बट जब मुझे लगता है ऐसी कोई सिचुएशन आती है या कुछ ऐसा होता है, तब हमें लगता है कि अरे हमें कुछ पैसा बचा लेना चाहिए था अपने लिए, ताकि हम जी. उसको उस टाइम पर यूज़ कर सकें. तो सर इमरजेंसी फंड के लिए मतलब हम उसको कैसे कंसिस्टेंटली उसको एक मेंटेन करके रख सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ कब आए कैसे आए किसी को कभी पता नहीं लगता. जी. देखिए, इमरजेंसी फंड बेसिकली एज द नेम जस्टिफाइज कि हाँ, वो इमरजेंसी के लिए है. तो कोई भी मिसहैप हो, कोई भी बैड सिचुएशन हो, बैड टाइम्स हो, उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना होता है. अब अगर हम ये सोचें कि हमारी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है, हम इमरजेंसी फंड कहाँ से बनाएंगे, वो चीज़ें नहीं हो सकती. ओवर द टाइम एक बनाना होता है, नो डाउट. धीरे धीरे करके उसको सेव कीजिए. आप शुरू में अगर 2,500 रुपये मंथली सेव कर सकते हैं तो वो कीजिए. बट ओवर द पीरियड उसको इतना ले आए एटलीस्ट जो 3 to 6 मंथ्स के आपके रेगुलर एक्सपेंसेस के बराबर हो. धीरे धीरे वो अकॉर्डिंगली खुद बढ़ाना भी होगा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे. कोई भी इमरजेंसी फंड कम से कम इतना होना ही चाहिए कि आपके 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस वो आपके बियर कर सके.
ये क्यों जरूरी है? जैसा कि हमने अभी लाइक 6 इयर्स बैक कोविड देखा है, हमने और भी चीजें बहुत देखी हैं। वो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि आपको सर्टेनिटी ही नहीं रहती कि आप कब रिज्यूम कर पाएंगे अर्निंग। बहुत लोग ऐसे थे जो जिन लोगों की अर्निंग रुक गई, बट हाउ वुड दे मैनेज? अगर कोई किसी की अर्निंग रुक जाती है और उसके पास सेविंग नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वो चीजें कैसे मैनेज करेंगे? फिर वो दे वुड एंड अप इन अ लूप ऑफ लोन, कि वो एक लोन के उसमें घुस जाएंगे और फिर वो लोन लेंगे, अर्न करेंगे, देन दे विल रीपे द लोन, दे विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो। तो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज से अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए बेस्ट वे इज टू कीप एन इमरजेंसी फंड फॉर एटलीस्ट 6 months, एंड इफ नॉट एटलीस्ट फॉर 3 months। तो अगर आपका मंथली एक्सपेंस आपका 20,000 रुपये है, तो 60 to 1,20,000 का एक आप अपना इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रखें, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी बैड सिचुएशन हो, उस चीज को आप हैंडल इजीली कर पाए। तो एक चीज़ और है, जैसे कि एजुकेशन लोन होता है या ईएमआई होता है, तो मतलब बहुत जैसे हायर स्टडीज़ होती है या हम जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से लोन लेते हैं, तो बहुत बहुत बार क्या होता है कि लोन भी मैनेज हो रहा होता है, साथ में पढ़ाई भी मैनेज हो रही होती है, जॉब भी चल रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, तो उसको भी हम कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज बहुत बार ये भी बोलते हैं कि हमें अपनी जो लाइबिलिटी है वो स्टार्टिंग में ही मतलब उसको सही तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, तो बाद में हमें दिक्कत हो सकती है। देखिए, कोई भी लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरीके की ईएमआई हो, उसके कुछ बेसिक रूल्स मान के चलिए। पहला, सबसे पहले कोशिश कीजिए उनको टाइम पे पे करने की। हमेशा उनको टाइम पे पे करें, कभी कोई ईएमआई मिस ना करें। क्योंकि अगर ईएमआई मिस होती है तो वो आपके सिविल रिकॉर्ड पे हिट करती है, आपको अकॉर्डिंगली आगे कभी कोई लोन की जरूरत पड़ती है तो उसमें आपको दिक्कत आती है। फिर उसमें कोशिश कीजिए जो आपका हाईएस्ट इंटरेस्ट का लोन है, उसको सबसे पहले रीपे करें, क्योंकि उससे आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना पड़ रहा है। जिसमें लो इंटरेस्ट रेट है उसको आप थोड़ा बाद में भी पे कर देंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए ऑब्वियसली कि ज्यादा लोन ना लें, कोई अननेसेसरी लोन ना लें कि हमें मतलब लोन लेके उसको इस जगह स्पेंड करना जहां से कोई रिटर्न ना आए, कहाँ जहां से कोई आपको लर्निंग ना हो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो केवल तभी बोरो करें जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। बेसिकली डेट इज लाइक कैरिंग वेट, वजन उठाने के बराबर है, जितना कम उठाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट इज कि आप उसको टाइमली पे करें, कोई ईएमआई मिस ना करें। और उससे भी पहले, क्योंकि लोन ले जब लेंगे तभी ईएमआई चालू होगी, तो लोन ले ही उस चीज के लिए जिस चीज के लिए कि आपको ज्यादा जरूरत है। अननेसेसरी लोन्स, अननेसेसरी बर्डन अपना ना बढ़ाएं। सर इससे एक रिलेटेड सवाल है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो काफ़ी बार हम्म, होता है कि क्रेडिट कार्ड में हम खर्चा तो कर देते हैं, बट फिर जब पेमेंट का आता है तो वो चीज़ें हमें थोड़ी देखनी पड़ती है, क्योंकि इस पे क्रेडिट कार्ड जी। की सिमिलर रहनी चाहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड को कभी भी फ्री मनी की तरह यूज नहीं करना चाहिए। वो एक टूल हो सकता है आपको अपने स्पेंडिंग करने के लिए। हमेशा केवल उतना ही स्पेंड करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप रीपे कर सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए है और आप उसमें 1 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड के ही खर्चे कर देंगे, तो आप उसको रीपे कैसे करेंगे? आप और भी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, हमेशा कोशिश करें, कोशिश नहीं करना ही है कि फुल, ये जो आपकी पेमेंट है वो फुल पे करें आप मंथली। क्रेडिट कार्ड के बारे में वैसे तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है पहले के सेशंस में, बट एक बेसिक मैं एक वो बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर जैसे आज 25 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल से लेके 24 मई तक आपने जो भी स्पेंड करा है उसका स्टेटमेंट, उसकी बिल जनरेट होगा 24 मई को, और फिर उसकी पेमेंट आपको 7 जून तक करनी होगी। तो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट पेमेंट जो फर्स्ट डे है उससे 45 डेज, एंड लास्ट डे से लगभग लगभग 12 to 15 डेज आपको मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। बट बैंक ऑप्शन देता है उसको फुल पे ना पे करने की बजाय आप मिनिमम पेमेंट पे कर दें।
ठीक है, वो उसमें इस तरीके का होता है, अगर आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है, आप 25,000 रुपये मिनिमम पे कर दीजिए। अब अगले महीने फिर आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, तो अब आपके पास में लोन हो गया 1,75,000 का। जब आप 1 लाख पे नहीं कर पा रहे थे, तो अब 1,75,000 कैसे पे करेंगे? तो इट वुड बी एन एंडलेस लूप, और आप उसमें धंसते चले जाएंगे। उस चीज को अवॉइड कीजिए। मिनिमम पेमेंट ट्रैप है, और तो उसको बहुत ही सोच समझ के ही यूज करें। फैसिलिटी है, नो डाउट, बट उसको बहुत सोच समझ के करें कि आप उस चीज के दलदल में ना फंसें। उसके अननेसेसरी बर्डन आप उस चीज का ना लें। क्रेडिट कार्ड पैसा आपका नहीं है, ये ही हमेशा सोच के खर्च करें, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं होता, आपको रिपे करना ही होता है। एंड सर जैसे जब हम खर्चा करते हैं तो क्या हमें खर्चा करने के लिए अलग अकाउंट रखना चाहिए, और जिसमें हमें पैसे मिलते हैं तो क्या हमें उसके लिए अलग अकाउंट रखना चाहिए, या हमें एक ही अकाउंट रखना चाहिए? तो बेहतर तरीका क्या हो सकता देखिए, इस चीज की सबके अपने अपने मत हो जाते हैं। बहुत लोगों का होता है, जो जनरली सुना जाता है कि मुझसे पैसे बचते नहीं है, मैं खर्च कर देता हूँ। ये ऐसा लोगों की हैबिट होती है, ये लोग बहुत करते हैं। उन लोगों के लिए ये एक अच्छा टूल है कि आप दो अकाउंट मेंटेन करें। एक अकाउंट में आप सेविंग करें, और एक अकाउंट में आप अपनी स्पेंडिंग के लिए अमाउंट रखें। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, और आपने उसमें से 30,000 रुपये सेव करने हैं, तो आप 30,000 रुपये उठा के अपने दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए। 70,000 जब आपके अकाउंट में बचे रहेंगे, केवल आप उतने ही खर्च करेंगे। एक आपको कॉन्शियसली पता होगा कि मुझे एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना है। उस चीज को रोकने के लिए ये एक अच्छा टूल हो जाता है। फ्रैंकली मेरा खुद का सिर्फ एक ही अकाउंट है, बट क्योंकि मेरा मैनेज हो जाता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, उस चीज को कंट्रोल कर लेता हूँ कि नहीं, मुझे इतना ही स्पेंड करना है, इतना ही सेव करना है मुझे। तो वो चीज अच्छी है। बट बहुत लोग, ऐसा होता है कि उन लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता, वो उन लोगों के पास में हो जाते हैं खर्च। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए एक अच्छा टूल है एक्सीडेंटल ओवर स्पेंडिंग, जिसको बोला जाता है, कि हम उसको ओवर स्पेंड ना करें। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात ये हो जाती है कि अगर आपका किसी महीने केवल 40,000 खर्च हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो बचे हुए 30,000 है वो भी खर्च कर देंगे। आप उसको सेव कीजिए। ये पैसा आपका, ये फ्री पैसा नहीं है, मेहनत की कमाई है आपके। अगर आपका किसी महीने कम खर्चा हुआ है, उसको एक्स्ट्रा सेव कीजिए, ताकि वो आपका जो कॉर्पस है, जो आपको इन्वेस्टिंग आप जो करना चाहते हैं, या आपके जो आगे के फ्यूचर गोल्स हैं, उनके लिए आप पैसा सेव कर पाए। उसको ये नहीं कि अगर वो मैंने पिछले महीने मैंने ज्यादा खर्च नहीं करा है, तो मैं अगले महीने उसमें से कुछ उठा के ले आता हूँ अननेसेसरी वाली चीज, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। नेसेसिटी वाली है, ऑब्वियसली उसको आप खर्च करेंगे, बट अननेसेसरी वाली चीजों को अवॉइड कीजिए। है? सर खर्चे से ही एक जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जैसे आजकल ऑनलाइन पेमेंट बहुत चलता है, सब पेटीएम भीम और ये सब यूज़ करते हैं। मुझे लगता है हम सब भी बहुत मतलब ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। तो मेरे साथ तो कई बार पर्सनली ऐसा होता है कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है और पता ही नहीं चलता, और फिर कुछ टाइम बाद देखते तो लगता है इतने सारे पैसे खर्चे हो गए। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? जो आपने बात बोली कि स्पेंड हो जाता है, नहीं ध्यान रहता, ये बहुत लोगों के साथ होता है। अब उसमें एक मंथली बजट फिक्स कीजिए सबसे पहले। आप सबसे पहले अपना एक बजट बनाइए कि आपको जनरली आपके रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए कितनी अमाउंट चाहिए होती है। फिर उसमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वाला भी एक फैक्टर आ जाता है, उस चीज़ को ध्यान रखिए। उस चीज़ के हिसाब से आप अपना बजट बनाइए, और जैसा कि दो अकाउंट वाला जो अभी बात करी हमने, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। प्लस एक आप उसको रेगुलर मॉनिटर कीजिए। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो आपके आपको ये, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके बैंक में पैसे कितने हैं। दे हैव टू चेक कि हाँ, मेरे पास में 40,000 है, 60,000 है, या 10,000 है। उनको ये भी राउंड या आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो यूपीआई मेथड ऑब्वियसली बहुत अच्छा मेथड है। इजी, हमारे पास में आज की डेट में यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। हम इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, बट उस इंस्टेंट पेमेंट को करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, और वो इंस्टेंट पेमेंट जरूरी है या नहीं, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो आपके एक्स्ट्रा यूजलेस सब्सक्रिप्शंस हैं, किसी भी चीज का हो सकता है, उनको खत्म कीजिए, उनको आप मॉनिटर कीजिए कि वो एक्स्ट्रा ना हो। प्लस इम्पल्स बाइंग जो आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रही है। आप मॉल्स में जाते हैं, आप सुपर मार्केट्स में जाते हैं, अगर सुपर मार्केट्स में कभी कोई ध्यान करे, तो जो आपके
चीजें होती हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गई, किंडर जॉयज हो गए, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो नीचे की आइल्स में रखी जाती हैं। उसका एक रीजन है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो, क्योंकि नीचे की आइल्स पे बच्चों के हाथ जाएगा। जब आप चेकआउट करते हैं, आप मॉल्स में होते हैं, आपको वहाँ पे फेस क्रीम्स, फेस वॉश, फेशियल्स, इस तरीके की किट्स मिलती हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ हैबिट उस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे होंगे, आप उठा के चलिए भी डाल दे भाई, वो होगा। उस चीज को इम्पल्स बाइंग बोला जाता है। इम्पल्स बाइंग ना करें, उस चीज को कंट्रोल करें। आप अगर 2 चीजें लेने जा रहे हैं, आप 10 चीजें लेके आ रहे हैं जिनमें से शायद 5 चीजों की जरूरत भी नहीं थी, वो चीज ना करें। उस चीज को अगर आप रोकेंगे, अपना स्पेंडिंग ट्रैकर भी लोग यूज करते हैं, एप्स होते हैं इस तरीके की स्पेंड की, मैंने कितना स्पेंड करा, कितना किस चीज पे करा, उस चीज को मॉनिटर कीजिए। तो उस चीज से आपका जो है ये पेमेंट मेथड जो है, उस चीज को कंट्रोल कीजिए। जो जैसा बोला भी जाता है कि छोटे छोटे छेद भी अगर आप भर लेंगे तो भी आपकी नाव बच जाएगी। तो small leaks sink big ships, and saving those ships from the small leaks will save your ships. So that is it. जी सर। एंड सर ऐसे मतलब कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं या गलतियाँ हैं जो हम मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं इनकम को लेके या पैसों को लेके, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आ जाता है कि आपने स्पेंड करा जितना अर्न ही नहीं करा उससे ज्यादा। अगर आपकी स्पेंडिंग आपकी अर्निंग से ज्यादा होगी तो ये आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से आप निकल नहीं पाएंगे। आपको अपनी फिर एसेट्स बेचेंगे, अरेंज करेंगे दूसरे सोर्सेज से फंड्स, वो आपको एक बड़ी दूसरी जगह ले जाएगा। सबसे पहला तो उस चीज को बहुत कंट्रोल करना चाहिए कि आप स्पेंड क्या कर रहे हैं और आप अर्न क्या करते हैं। लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, तो नो सेविंग्स रिजल्ट्स इन इज अ वेरी बिग मिस्टेक पीपल डू। सेव ना करना, इन्वेस्ट ना करना, क्योंकि अगर आप सेव ही नहीं कर रहे हैं, आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर देते हैं। कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी आपको आगे कोई भी बड़ा खर्चा करना है, आपको आगे किसी भी तरीके की चीजें करनी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर उस पर आप अकॉर्डिंगली लोन लेंगे, उस लोन की रिपेमेंट आप कैसे करेंगे अगर आप ऑलरेडी स्पेंड उतना कर देते हैं जितना हम कर रहे हैं। तो वो एक एंडलेस लूप हो जाता है। इमरजेंसी फंड ना बनाना लोगों की एक बड़ी मिस्टेक रहती है, या लोन्स बहुत ज्यादा एक्सेस ले लेना, अननेसेसरी लोन ले लेना, जो मतलब क्योंकि आज की डेट में ईएमआई ऑप्शंस हर चीज पे अवेलेबल है, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो। इवन आज की डेट में तो ऑप्शन हमारे पास में घूमने जाने का भी है ईएमआई पे। तो उस चीज को ना करें कि हम ईएमआई पे घूमने जा रहे हैं। वो चीजें बहुत ज्यादा आपको डाउन कर देंगी और आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचा देंगी जहां से आप नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। या शो ऑफ के चक्कर में बहुत लोग बाइंग कर लेते हैं। ऑब्वियसली किसी को लोन लेना ज्यादा पसंद नहीं है, कोई भी क्यों लेना चाहेगा, बट कि मेरे साथ में लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूं, शो ऑफ करना। आज की डेट में आईफोन कॉमन हो गया है कि हर किसी को लेना है। वो लाख रुपए का है, 75,000 का है, 80,000 का, नो मैटर, उनको लेना है। तो वो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर अभी आप वो ले रहे हैं, तो इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। या इन्वेस्टिंग लेट शुरू करना या ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक रहती है लोगों की। इंश्योरेंसेस ना कराना, इंश्योरेंसेस भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है एक टाइम के बाद में। वो भी एक लोगों को ना कराना एक इशू रहता है। these kind of things are very common mistakes people do. सर इंश्योरेंस से जुड़ता हुआ एक और सवाल है, आखिरी सवाल है कि इंश्योरेंस के बारे में भी लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस जल्दी ले लेना चाहिए, जितना आप लेट करते हैं उतना ज़्यादा ज़्यादा आपका खर्चा होगा। तो इंश्योरेंस जी, के मतलब और कौन सी इंश्योरेंस भी अगर आप ले रहे हैं तो कौन सी इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, तो वो उसको जी। कैसे? देखिए, सबसे पहला ना आता है कमाना। सबसे पहले आप कमाएंगे, फिर सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आता है प्रोटेक्ट करना। इंश्योरेंस जिस चीज को हम जिसके लिए हम कराते हैं, इंश्योरेंस बेसिकली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है और
आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब आपके दो नुकसान हो रहे हैं अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ, एक आप कमा नहीं पा रहे हैं और दूसरा आपको हॉस्पिटल में भी बिल पे करना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस की। ठीक है, वो कब कराना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आप अर्न कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो उसको फिर आपको नेक्स्ट स्टेप वुड बी इंश्योरेंस, कि आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। फर्स्ट इंश्योरेंस वुड बी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड वुड बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप सोल अर्नर हैं या आपकी लाइफ, आपकी फैमिली डिपेंड करती है आपकी अर्निंग पे। अगर कोई भी हम एज्यूम कर लेते हैं मिस्टर ए हैं और वो अर्न कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, और उनकी फैमिली में वो 70,000 रुपये स्पेंड करते हैं मंथली के, और 30,000 रुपये वो सेव करते हैं या बाकी चीजों में डालते हैं। तो उनकी फैमिली का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि उन्हें 70,000 रुपये अब चाहिए होंगे हर महीने के। अब गॉड फॉरबिड मिस्टर ए को कुछ हो जाता है, ही पास्ड अवे। अब उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी तो उनकी नहीं रही, बट उनको आदत स्पेंडिंग की है 70,000 रुपये महीने की। या आगे जो बच्चे हैं वो भी बड़े होंगे, उनके लिए भी पैसा चाहिए पढ़ाने के लिए, शादी के लिए, घर के लिए। एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। लोन ले लेते हैं लोग, लोन पे घर चल रहा है, बट कुछ मिसहैप हो गया जो अर्नर है उसके उसके लिए, और तो उस केस में फिर वो लोन रीपे कैसे होगा। फिर वो एसेट बेचनी पड़ जाती है, जिसको हम डिस्ट्रेस में सेल करने के लिए भी का बोला जाता है। वहां पे रेट भी आपको ठीक नहीं मिल पाता। तो मतलब वो एक बहुत ऐसी चीज हो जाती है कि बंदा ऑब्वियसली एक लॉस हुआ है उसका, तो वो तो वैसे ही परेशान है, और भी चीजें साथ में हो जाती हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी मदद करता है, कि आपको उस चीज के लिए नहीं सोचना है कि आगे फ्यूचर का कैसे होगा। ठीक है, ऑब्वियसली व्हीकल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। अब तो एक्ट उसमें तो है ही, एक्ट में तो है ही, मगर व्हीकल इंश्योरेंस कराना ही चाहिए। आप थेफ्ट हो जाए अगर इंश्योरेंस व्हीकल की, या कुछ भी आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, स्कूटी खरीदी, बाइक खरीदी, कुछ भी, और वो आपकी चोरी हो जाती है, उसमें आग लग जाती है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी चीज हो जाती है, अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है, तो फिर आपका व्हीकल भी आप दोबारा भी खरीदेंगे, उसका भी पैसा जाएगा। तो वो आपको इंश्योरेंस इस प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इमरजेंसी से। लोगों की हैबिट जो है वो होती है अर्न स्पेंड एंड वरी। पहले वो कमाएंगे, खर्च कर देंगे, और बाद में चिंता करेंगे। ठीक है, कि अब मैं क्या करूं, आगे कैसे करूंगा। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए खर्च कीजिए अपनी जरूरतों पे, 20 रुपए कोशिश कीजिए सेव करने की, 20 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, 10 रुपए अपनी मौज मस्ती वाली चीजों में कीजिए, ताकि आपका एक बैलेंस रहेगा। आपने 60 रुपए टोटल खर्च करे हैं, 40 रुपए आपके सेव हुए हैं। ओवर द पीरियड आपके इमरजेंसी फंड भी बन पाएंगे, आपका एक कॉर्पस भी बन पाएगा। आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, रिटायरमेंट प्लान हो, आपको मैरिज फंड चाहिए, आपको एजुकेशन फंड चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो सब चीजें आप ऐसे एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो दैट इज ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। एंड आई एम श्योर आप सबने भी बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। तो अगर आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। I have one question. Considering the world scenario and the changing stance of from Mr. Trump, President of America, obviously. So, is it a good time to invest in the market or should we wait more? देखिए, गुड टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट वाला सवाल जो है, ये बहुत टिपिकल सवाल हो जाता है। कभी भी पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास, ऑब्वियसली सबके पास एक लिमिटेड फंड होता है, अगर हम इन पर एक बार में वन शॉट बाइंग करेंगे, और कल को हमने जिस चीज में पैसा डाला है वो गिरता है, तो हम दोबारा तो पैसा डाल नहीं पाएंगे, हम अपनी कॉस्टिंग को एवरेज कर नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश हमेशा ये रखनी चाहिए कि ओवर द पीरियड, जिस जरूरी नहीं है सिप ही डालें, बट सिप का मेथड फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, आप उसको अपने हिसाब से 50-50 हजार करके 2 बार भी कर सकते हैं, 25 हजार करके 4 बार भी कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का अभी है या नहीं, ये तो खैर कोई नहीं बता सकता। ऑब्वियसली वो शायद 15 दिन पहले था, या शायद वो अब और कुछ आगे कुछ हो जाए, या एन नंबर ऑफ थिंग्स देयर कुड बी। तो उसके हिसाब से वो होता है, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो एक टाइम पे कभी ना करें कि फुल जो भी आपका टोटल फंड है उसको एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, और एक जगह ना करें। कोशिश करें, हमेशा करें डाइवर्सिफाई करने की अपने फंड को, ताकि अगर कोई एक मार्केट डाउन जाए तो दूसरी अप जाए, तो आपका बैलेंस बना रहे। प्लस आप कोशिश हमेशा ये करें कि उसको एक मल्टीपल टाइम्स में इन्वेस्ट करें, ताकि जब आपकी उसको पहली बार आप इन्वेस्ट करेंगे उसको आप मॉनिटर भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा सा डाउन आ रहा है, कोई ऐसी न्यूज आ रही है कि अभी डाउन होगा बट आगे अप जाता है जाएगा, तो उसको अकॉर्डिंगली फिर दोबारा से उसको बाय द डिप जिसको बोलते हैं वो करें। बट उसमें एक मेन क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अभी बाय करना सही है या वेट करना सही है। तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन उसकी चीजों के अकॉर्डिंगली लिया जाता है कि अभी क्या चल रहा है, आगे की क्या उम्मीद लग रही है, उसके बेस पे करना चाहिए। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। सर एक सवाल है मोनिका यादव का। सवाल ये है कि विड्रॉल के बाद क्या-क्या टैक्स लगते हैं? जी, देखिए, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो दो तरीके के टैक्स लगते हैं कैपिटल गेन्स पे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म गेन अगर आपके होते हैं तो उसमें मतलब क्योंकि अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो उसमें आपको 20% का टैक्स लगता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म, अगर शेयर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स अगर आपके लॉन्ग टर्म है, तो उसमें 12.5% का टैक्स होता है। तो वो डिपेंड करता है किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका घर है तो उसमें एडिशनल आपको एग्जाम्पशंस भी मिल जाती हैं कि अगर आपने एक घर बेचा है और दूसरा घर खरीद लिया, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। सिंपल बेसिक अगर हम बात करें तो 20% टैक्स लगता है या फिर 12.5% टैक्स लगता है। थैंक यू सो मच सर। सो आई थिंक हम आज का सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। तो अब नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अज़ीम जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Anushka Nair I think we asked you one part. So I think you should invite our lady person, Miss Sobha Vasim ma'am, our Vice President of Yes the sir. Yes sir. Yes sir. society. Thank you so much, Abhishek. Thank you, everybody. And good evening to everyone. नमस्ते ऋषभ जी। आपने बहुत ही नमस्कार। खूबसूरती से आपने इतने एग्जाम्पल्स दे दे के आपने इस काफी डिफिकल्ट टॉपिक है इस चीज को आपने समझाया। अम, मैं बस एक रिक्वेस्ट अभिषेक आपसे भी कर रही हूँ कि क्या उन्होंने जितना स्टेप वाइज और एक एक एग्जाम्पल दे दे के बताया, क्या हम इसको कुछ किसी पीडीएफ फॉर्म में अगर कर सकते हैं और शेयर करें तो सबको बहुत हेल्प मिलेगी। यानी जैसे मुझे भी बहुत हेल्प मिली, मुझे भी नॉलेज काफी चीजों में इससे गेन हुई, तो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि ये जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देके और इस तरह से समझाया, हम इसको पीडीएफ फॉर्म में अगर कर लेते हैं तो शायद अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छी तरह से ऋषभ जी आपने एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे और कब सेव करना चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं, पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड हमें क्यों रखना चाहिए। जो आजकल एक ट्रेंड निकला है कि हमें क्रेडिट कार्ड रखना है, क्रेडिट कार्ड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बट जनरली हम उसको भूल जाते हैं और उसके अलावा हम उसको इतना ओवर स्पेंड कर देते हैं कि वो एक लायबिलिटी बन जाता है। ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई जब से आया है तो वो बहुत फास्ट हो रहा है, क्विक हो रहा है, ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, हम फटाफट पे कर देते हैं और हम जाते ही नहीं है देखने के लिए और घर पे ही सारा सामान आ जाता है, तो एक काइंड ऑफ एडिक्शन सी हो जाती है। तो जैसे कि आपने समझाया ना कि इम्पल्स बाइंग है, तो वाकई में इम्पल्स बाइंग हो जाती है, जो हमें नहीं भी चाहिए हम वो भी, क्योंकि वो दिख रहा है हमको अवेलेबल है, तो हम क्यों ना ये भी ले लें ये भी ले लें। तो ये सारी चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं और हमको इम्पल्स बाइंग पे मजबूर करती हैं। इसका अपनी इम्पोर्टेंस समझाया। और दूसरा एक सोसाइटी में जो एक पीयर प्रेशर रहता है कि हमें ये भी खरीदना है, हमें शो ऑफ करना है, और इसके कारण भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी खरीद के बैठ जाते हैं जिसका हमें कोई उपयोग नहीं होता और बाद में वो हमारी ही लायबिलिटी बन जाता है। तो इन सब से हमें बचना है और कैसे हम अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम को हम सेव कर सके। आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे फोरमोस्ट है
हेल्थ रहेगी तो वेल्थ भी रहेगी। यस। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस है क्या है, व्हीकल का तो इम्पोर्टेंस है ही। तो ये सारी चीजें आपने इतनी बखूबी से समझाई कि सभी को इजीली समझ में आया। और थैंक यू सो मच एवरीबडी जो आराम से बैठ के सुनते रहे, और हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको जरूर उपयोग में लेके आएंगे। आई एम श्योर इट इज वेरी हेल्पफुल टू एवरीबडी। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू अभिषेक जी, एंड थैंक यू ज्योतिका जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Can I take half a minute? या श्योर। यस मैम। आपने जो सजेशन दी तो अनुष्का इज देयर. I think Anushka will do this job. Her questions are ready, and she please approach Rishabh and get the answers from him. Shobha, Anushka, I'm talking to you. And you, before we finish this session, Anushka, really, she spoke very well. So Anushka will take charge of this and she'll get everything because questions are ready, answers are also ready. So Rishabh, she'll approach Rishabh and get the answers and get a PDF of the same. And I think before we finish this session of our training, we'll be sharing that as a resource, a source material with everybody. And thank you very much, Shobha, for this suggestion. Thank you. I'm done. थैंक यू अनुष्का, यू स्पोक वेरी वेल, और आपने अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को पिकअप किया था। मतलब मुझे लगता था कि ये आना चाहिए तो उससे पहले आप बोल पड़ती थी, तो दैट्स वेरी गुड। ओवर टू यू अभिषेक, यू कैन कंटिन्यू। अनुष्का जी, आप I वोट just थैंक्स के लिए wanted to बुला रहे थे? यस, one, आप बोल one सकते minute. हैं। I just wanted to share this. Next class जो हमारी है वो मंडे को है 27th of April, and the topic is introduction of income tax. और हमारी ये क्लास मिस्टर CA मिस्टर बलदेव जी लेंगे. So we are looking forward to attend this class on Monday, and we'll see you soon. Definitely on Monday. Over to you, Abhishek. तो थैंक यू मैम। अनुष्का जी, आप वोट थैंक्स के लिए बुला सकते हैं। जी सर। सो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी अजीम जी को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अजीम जी, ओवर टू यू प्लीज। Yeah, thank you, ma'am. Good evening, dear friends. I am Azim on behalf of Saksam Rozgar Society. Feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to CA Rishabh Jindal sir for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksam Bharati and Saksam Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to Ms. Shobha Basing ma'am for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. Over to you, ma'am. Thank you, Azim ji, and good night, everybody. Thank you. Thank you, Rishabh sir. Thank you, Shobha ma'am.